हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का एक टॉपिक जिसका नाम है ग्रामीण या डोमेस्टिकेशन। ये हम पढ़े, इससे पहले हम जान ले कि इससे पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था पादप प्रजनन की। जो पादप प्रजनन अपन पढ़ रहे थे प्लांट ब्रीडिंग, और प्लांट ब्रीडिंग में हमने पढ़ा था कि प्लांट ब्रीडिंग की एक्टिविटीज क्या है, पादप प्रजनन की प्रक्रियाएं क्या है, जिसमें अपन ने पढ़ा था विविधता का उत्पादन यानी क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। और क्रिएशन ऑफ वेरिएशन में अपन ने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि अपन विविधता का उत्पादन किस किस तरह से कर सकते हैं। ग्रामीण के थ्रू कर सकते हैं, पादप पुष्टापन के थ्रू कर सकते हैं, जनन द्रव्य का संग्रह करके कर सकते हैं, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के थ्रू कर सकते हैं, संकरण उत्परिवर्तन, यानी बहुत सारे अपने पास में तरीके हैं जिनके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, विविधता का उत्पादन कर सकते हैं। विविधता का उत्पादन करने के बाद में हम करते हैं चयन, चयन के बाद मूल्यांकन, मूल्यांकन के बाद गुणन करते हैं, गुणन करके वितरण करवा देते हैं। यानी इस तरह से एक नई किस्म का जो है अपन विकास कर लेते हैं। लेकिन इस नई किस्म के विकास में जो अपना पहला जो पॉइंट था विविधता का उत्पादन, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, और उसमें अपन ने जो जो बिंदु पढ़े थे, यानी जिन जिन बिंदुओं के अंतर्गत जिन जिन तरीकों से अपन विविधता का उत्पादन करते हैं उनको अपन थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे प्रत्येक को। और उसमें अपना पहला था डोमेस्टिकेशन या ग्रामीण। क्या था ग्रामीण? ग्रामीण अपन किसको कहते हैं, डोमेस्टिकेशन किसे कहते हैं? ग्रामीण होता है किसी जंगली पादप प्रजाति को ला करके खेती करना या खेती योग्य भूमि में उगा देना। कोई जंगली पादप प्रजाति है, उसको वहां से जंगल से लाना और ला करके कृषि योग्य भूमि में उगा देना या उसकी खेती कर लेना, वही क्या कहलाता है, ग्रामीण कहलाता है। ग्रामीण क्या होता है? जंगली प्रजातियों को खेती करने के लिए उगा देना। जो जंगल में उगने वाली प्रजातियां हैं उसको वहां से लाना और कृषि योग्य भूमि में उगा देना, यानी खेती करने के लिए उगा देना, ही क्या कहलाता है, ग्रामीण या डोमेस्टिकेशन। अब बात आती है कि जो ग्रामीण है उससे हमें फायदा क्या होता है, लाभ क्या है ग्रामीण का। तो ग्रामीण का जो लाभ है वो एक तो ये है कि विसरण की दर कम हो जाती है। विसरण का मतलब समय से पहले ही जो फलियां फूटती है या टूट जाती है जिससे कि दाने बिखर जाते हैं, तो जो फलियां है वो फटती नहीं है, टूटती नहीं है ग्रामीण से। यानी जंगली प्रजातियों को ला करके अगर अपन कृषि योग्य भूमि में उगाते हैं तो उनमें ऑटोमेटिकली ऐसा पहले से ही प्राकृतिक रूप से ऐसा गुण होता है कि उनकी फलियां जो है आसानी से नहीं टूटती है, यानी उनमें जो है विसरण की दर कम हो जाती है। लगभग देखा गया कुछ में कि न के बराबर हो जाती है। साथ ही साथ फसल जो है जल्दी पक करके दाने बड़े मिलते हैं, यानी फसल जो है वो भी जल्दी पकती है, पकने का जो समय है वो कम हो जाता है, और जो दाने जो होते हैं फसल के उनका माप भी बढ़ जाता है। तो ये किसके लाभ है, ग्रामीण के। जो कि जंगली प्रजातियों में शायद ये कैरेक्टर नहीं थे, उनको अगर अपन ला करके कृषि योग्य भूमि में उगाते तो उसमें कुछ ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये उनके लाभ है। साथ ही अब अपन देखेंगे कि ग्रामीण के दौरान चयन कैसे करें। अब ग्रामीण अपन करते हैं यानी जंगली पादप प्रजातियों को ला करके हम कृषि योग्य भूमि में उगा रहे हैं, तो उसमें चयन कैसे किया जाता है, ग्रामीण के दौरान चयन या सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन इन ड्यूरिंग द डोमेस्टिकेशन। तो जो चयन है या सिलेक्शन है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है प्राकृतिक चयन और दूसरा होता है कृत्रिम चयन, यानी नेचुरल सिलेक्शन, और दूसरा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन जो है वो प्रकृति के द्वारा किया जाता है, यानी कि जब चयन जो है प्लांट्स का प्रकृति करती है। प्रकृति कैसे करती है? जैसे कि मान लो कभी कभी जलवायु में परिवर्तन हो गया, ठंड बढ़ गई या तापमान अधिक हो गया, यानी वातावरण में परिवर्तन हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ, ठंड या गर्मी का अधिक या कम हो जाना, जो भी पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन होता है, उन पर्यावरणीय दशाओं के परिवर्तन को जो पौधे सहन कर लेते हैं और प्रकृति में बने रहते हैं, प्रकृति उनका क्या कर लेती है, उसमें जो सक्षम होते हैं, जीने लायक होते हैं, उन्हें प्रकृति क्या कर लेती है, चयन कर लेती है, सेलेक्ट कर लेती है, और बाकी नष्ट हो जाते हैं। तो प्रकृति के द्वारा जिन सक्षम प्लांट्स का वातावरणीय दशाओं के प्रति अनुकूल उनको बना दिया गया, उनका चयन कर लिया गया, वो कहलाता है प्राकृतिक चयन। यानी जो वातावरणीय दशाओं में बने रहते हैं, प्रकृति के द्वारा चयनित हो जाते हैं, प्राकृतिक चयन। और कृत्रिम चयन क्या होता है? मानव अपनी आवश्यकता अनुसार अपने वांछित लक्षणों वाले पादपों का चयन करता है। मानव खुद अपनी आवश्यकता अनुसार अपने अनुसार जिन पादपों को चुनता है जंगली पादप प्रजातियों में से, वो कहलाता है कृत्रिम चयन। कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में यहाँ पे डिफरेंस क्या देखने को मिलता है?
प्राकृतिक चयन से पनपी जो पादप प्रजातियां होती है, उन पादप प्रजातियों में एक तो विविधता ज्यादा देखने को मिलती है, यानी वेरिएशन ज्यादा होता है, विविधता उनमें बढ़ती है, साथ ही इनमें अनुकूलन भी बढ़ता है। जबकि जो कृत्रिम चयन किया जाता है, कृत्रिम चयन वाली जो पादप प्रजातियां हैं उनमें विविधता कम होने लगती है और अनुकूलन भी घट जाता है। तो ये तो था ग्रामीण के दौरान चयन और ग्रामीण या डोमेस्टिकेशन क्या होता है। उसके बाद चयन जो था, सिलेक्शन दो प्रकार का था। प्राकृतिक चयन, जब प्रकृति के द्वारा चयन किया जाए पादप प्रजातियों का, और जब मानव जो है अपनी आवश्यकता अनुसार वांछित लक्षणों वाले पादपों का चयन करे तो वो कहलाता है कृत्रिम चयन। चयन के बाद में अब अपना दूसरा जो आता है, यानी ग्रामीण अपना पहला था विविधता के उत्पादन में, ग्रामीण के बाद में दूसरा अपना बिंदु आता है जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म। तो सबसे पहले अपन बात करें कि जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म क्या होता है। किसी भी पादप प्रजाति, यानी कोई भी जो है फसल प्रजाति, किसी फसल प्रजाति और उसके जंगली संबंधियों में उपस्थित समस्त आनुवंशिक द्रव्य। कोई फसल प्रजाति है और उसके जंगली संबंधी, फसल प्रजाति और उसके जंगली संबंधी यानी जिनसे उसको उत्पन्न किया गया है, जंगली संबंधियों में उपस्थित संपूर्ण आनुवंशिक द्रव्य, उस खुद फसल प्रजाति का आनुवंशिक द्रव्य, साथ ही साथ जिन जंगली प्रजातियों से, जंगली संबंधियों से उसे प्राप्त किया गया है उनका आनुवंशिक द्रव्य, उस संपूर्ण आनुवंशिक द्रव्य को अपन क्या कहते हैं, जनन द्रव्य कहते हैं। जनन द्रव्य या जर्म प्लाज्म क्या है, कोई भी फसल प्रजाति और उसके जंगली संबंधियों का आनुवंशिक द्रव्य, फसल प्रजाति प्लस जंगली संबंधियों का आनुवंशिक द्रव्य संपूर्ण जो है क्या कहलाता है, संयुक्त रूप से वो कहलाता है जनन द्रव्य। जनन द्रव्य या जो आनुवंशिक द्रव्य है एक तरह से उसका आनुवंशिक पदार्थ है। अब आनुवंशिक द्रव्य या जनन द्रव्य को क्या किया जाता है, स्टोर किया जा सकता है, संग्रहित किया जा सकता है एक जगह पर। तो जनन द्रव्य को एकत्रित करना और जनन द्रव्य का संग्रह कहलाता है। जनन द्रव्य को एकत्रित कर लिया जाता है अलग अलग स्थानों से, अलग अलग प्रजातियों का, अलग अलग जलवायु से, अलग अलग प्रकार की पादप प्रजातियों के जनन द्रव्य को एकत्रित कर लेना और उसे सुरक्षित रखना क्या कहलाता है, जनन द्रव्य संग्रह कहलाता है। जनन द्रव्य संग्रह, जर्म प्लाज्म जो स्टोरेज है, संग्रह है, वो किसे कहेंगे, हम कहेंगे अलग अलग पादप प्रजातियों का विभिन्न स्थानों से जनन द्रव्य एकत्रित कर लेना और उन्हें क्या करना, सुरक्षित रखना, क्या कहलाता है, जनन द्रव्य संग्रह कहलाता है। अब जनन द्रव्य का जो संग्रह है वो कौन करता है, अपने भारत में जनन द्रव्य के संग्रह के लिए जो मुख्य जो संस्था है वो है NBPGR। NBPGR का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। NBPGR की फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी कि अपन हिंदी में इसकी बात करें तो राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन। ये कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है। जो ये संस्था है NBPGR जो कि क्या करती है, ये जनन द्रव्य का स्टोरेज करती है, संग्रह करती है। ये कहाँ पर स्थित है, ये न्यू दिल्ली में स्थित है, यानी कि ये मेन सेंट्रल संस्थान है जो कि जनन द्रव्य का संग्रह करती है। उसके बाद में अपन बात करें कि जो जनन द्रव्य होता है वो क्या होता है, आनुवंशिक संसाधन होता है एक तरह से। जनन द्रव्य क्या है, आनुवंशिक संसाधन। आनुवंशिक संसाधन का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज या संसाधन क्यों है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के जो जनन द्रव्य, आनुवंशिक द्रव्य विभिन्न प्रकार का एक जगह मिलता है, एक जगह विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक द्रव्य का कलेक्शन होता है, संग्रह होता है। और इसी से क्या है, हम जो है प्लांट्स के जो कैरेक्टर है उनकी संरचना, उनकी जीनोम संरचना में परिवर्तन करके, उनके जीनोम में परिवर्तन करके उनके लक्षणों में परिवर्तन कर सकते हैं और इच्छित लक्षणों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसलिए क्या, जनन द्रव्य क्या एक आनुवंशिक संसाधन है। जनन द्रव्य के जो विभिन्न समूह होते हैं इसके आधार पर निम्न लाइनें पाई जाती हैं, यानी निम्न प्रकार के जो है पादप समूह देखने को मिलते हैं। जनन द्रव्य विभिन्न प्रकार का होगा, अलग अलग प्रकार का, कहीं पर जो है जंगली से प्राप्त किया है, कहीं पर कैसे, तो अलग अलग प्रकार का जो जनन द्रव्य होता है उस आधार पर कुछ जो निम्न लाइनें अपन पढ़ेंगे वो कौन सी है। पहली है देसी किस्में। देसी किस्में किसे कहते हैं, ऐसी पादप या फसल प्रजातियां जिनको मानव ने किसी प्लांट ब्रीडर के द्वारा या फिर किसी पादप प्रजनन की विधि के द्वारा तैयार नहीं किया है, बल्कि स्वयं ही वो अपने स्तर पर उसके द्वारा तैयार की गई है और उन्हें वो लगातार उगाता आ रहा है।
वो क्या कहलाती है? देसी किस्में। यानी किसके द्वारा? किसानों के द्वारा या फिर मानव के द्वारा, स्वयं के द्वारा ही तैयार की गई है और बिना किसी पादप प्रजनन की विधि के द्वारा तैयार की गई किस्में होती है। यानी कोई पादप प्रजनन की विधि इसमें यूज नहीं की जाती, बल्कि ऐसे ही तैयार कर ली जाती है और जो लगातार वो उगाता रहता है वो क्या कहलाती है? देसी किस्में। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें कि कुछ पादप है, इन पादपों को क्या किया? मानव ने उगाना शुरू कर दिया, जंगल से लाके उगाया, कहीं से भी उगाना शुरू कर दिया। फिर एक साल इसने उगाया, इनको इसमें कुछ अच्छा फायदा हुआ, इसमें से कुछ प्लांट्स जो अच्छे थे उनको चुन करके अगले साल उगा लिया और इन्हीं को वो हर साल उगाता रहेगा। इसको उगाया, अगले साल इन्हीं प्लांट्स को फिर से उगा लिया, फिर अगले साल इन्हीं को, इनके बीजों को इकट्ठा किया और फिर उगा लिया। तो ये क्या कहलाती है? देसी किस्में, क्योंकि इनको किसी भी पादप प्रजनन की विधि के द्वारा तैयार नहीं किया गया। तो देसी किस्में क्या होंगी? ऐसी फसल की पादप प्रजातियों की किस्में या फसली किस्में जिनको बिना किसी पादप प्रजनन की विधि के तैयार किए सीधे ही ऐसे ही मानव के द्वारा ही तैयार किया गया और ऐसे ही खेतों में उगाया जाता है। पुरानी अप्रचलित किस्में। पुरानी अप्रचलित किस्में कौन सी होती है? वे पादप किस्में होती है या वे फसली किस्में होती है जिनको पहले पादप प्रजनन की विधि के द्वारा ही तैयार किया गया था और पहले उनको उगाया जाता था, लेकिन वर्तमान में उन्हें नहीं उगाया जाता। कुछ ऐसी फसल की किस्में जिनको कि पहले उगाया जाता था लेकिन वर्तमान में नहीं उगाया जाता और इनको किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखना, देसी किस्मों को पादप प्रजनन की विधि द्वारा तैयार नहीं किया गया, लेकिन पुरानी अप्रचलित किस्मों को पादप प्रजनन की विधियों द्वारा तैयार किया गया, लेकिन ये पहले उगाई जाती थी, वर्तमान समय में नहीं उगाई जाती। वो क्या कहलाती है? पुरानी अप्रचलित किस्में। यानी पुरानी किस्में हैं जो अभी अप्रचलित हो गई है, प्रचलित नहीं है, अभी यूज नहीं की जाती। तीसरी है खेती के उपयोग में आ रही किस्में। खेती के उपयोग में आ रही किस्में वो फसल की या पादप की किस्में होती है जिनकी अभी वर्तमान में खेती की जाती है, यानी कि पादप प्रजनन की विधि के द्वारा ही इनको उत्पन्न किया गया है और इनको वर्तमान समय में खेती में प्रयोग किया जाता है, यानी इनको उगाया जाता है। वर्तमान में जिन्हें उगाया जा रहा है वो क्या कहलाती है? खेती के उपयोग में आ रही किस्में या प्रचलित किस्में। उसके बाद में आती है प्रजनन लाइनें, यानी ब्रीडिंग लाइन्स। ब्रीडिंग लाइनें या प्रजनन लाइनें क्या होती है? पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियों द्वारा, विभिन्न विधियों द्वारा तैयार की गई जो विभिन्न किस्में होती है उन्हीं को अपन क्या कहते हैं? प्रजनन लाइनें कहते हैं। पादप प्रजनन की विशिष्ट विधियों द्वारा तैयार की गई विशिष्ट किस्में, अलग अलग विभिन्न प्रकार की किस्में क्या कहलाती है? प्रजनन लाइनें कहलाती है। जो किसी विशिष्ट कैरेक्टर, विशिष्ट गुणों के लिए तैयार की गई हो, चाहे वो किसी रोगरोधिता के लिए तैयार की गई हो या किसी जलवायु के अनुकूलन के लिए तैयार की गई हो, तो उपज के लिए हो, कोई भी जो है वांछित कैरेक्टर के लिए तैयार की जो वांछित कैरेक्टर है उसके लिए तैयार की गई कुछ विशिष्ट किस्में जो होती है वो क्या कहलाती है? प्रजनन लाइनें कहलाती है। जो किसके द्वारा तैयार की गई है? प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा, पादप प्रजनन के द्वारा। अब है जंगली प्रारूप और जंगली संबंधी। जंगली प्रारूप और जंगली संबंधी क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, अपने पास में कोई पौधा है ए, जो कहाँ पर पाया जा रहा है? जंगल में। ए कोई पादप है, यहाँ देखते हैं अपन, ए कोई पादप है जो पाया जा रहा है जंगल में। इसको मानव ने क्या किया? यहाँ से लिया और A1 नाम दे दिया, खेती करने योग्य भूमि में ला करके उगा लिया। जंगल में था ये पादप और इसको कहाँ पर ला करके उगा दिया? कृषि योग्य भूमि में ला करके उगा दिया, इसकी खेती करने लग गया वो। तो यहाँ पर ये पादप जंगली पादप था, इसको ला करके खेती योग्य में उगा दिया, तो ये प्रस्थीय पादप बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर इसने कोई पादप प्रजनन की विधि के द्वारा कोई चेंजेज इसमें नहीं किया, डायरेक्ट यहाँ से इसके बीजों को प्राप्त किया और कृषि योग्य भूमि में ला करके उसको उगाना शुरू कर दिया। तो ये तो कृषि पादप हो गया। और इस A1 पादप के लिए ये जो ए पादप था ये इसका क्या है? जंगली प्रारूप कहलाएगा। यानी किसी पादप प्रजाति या फसल प्रजाति को जिस जंगली प्रजाति से प्राप्त किया गया है, जिससे माना जाता है कि वो उससे उत्पन्न हुआ है, उसको उसका क्या कहते हैं? जंगली प्रारूप। अब A1 जो पादप है इसको माना जाता है कि एप प्लांट से हमने प्राप्त किया था, इस जंगली प्रजाति से प्राप्त किया था, ये इससे उत्पन्न हुआ है। तो ये जिस जंगली प्रजाति या जिस जंगली पादप से इसको प्राप्त किया है सीधे ही बिना किसी पादप प्रजनन की विधि के, तो वो उसका क्या कहलाता है? जंगली प्रारूप। तो जंगली प्रारूप क्या होगा? किसी पादप प्रजाति को जिस जंगली पादप से प्राप्त किया गया वो पादप या
उससे उत्पन्न होने का विश्वास किया जाता है वो पादप क्या कहलाता है, उसका जंगली प्रारूप। जंगली संबंधी क्या होता है, यहाँ पर देखो कोई इसमें चेंजेस नहीं किया था, सीधे इसके बीजों को प्राप्त किया था और खेत में उगा दिया था। कभी कभी क्या होता है, जो ए अपना पादप था इसको लिया और इसमें पादप प्रजनन की विधि के द्वारा कुछ परिवर्तन किए लक्षणों में, तो यहाँ पर कोई ए डेस ए बी डेस कोई बीच में दो अलग और अपने पास में जो है प्रजातियां आई इसकी, और उसके बाद में ये पादप हमने उगाया। तो ये बीच में जो अन्य जो दो प्रारूप हमें प्राप्त हुए, दो अन्य पीढ़ियां जो हमने प्राप्त की थी इसकी, ये इस पादप के लिए क्या हो जाएंगे, इसके जंगली संबंधी हो जाएंगे। यानी कि नई किस्म के विकास के लिए किसी जंगली प्रारूप से, जंगली प्रजाति से परिवर्तन करके जो कृष्य पादप तैयार किए जाते हैं, तो कृष्य पादप और जंगली पादप के मध्य में पाई जाने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो प्रारूप है, उनको हम क्या कहते हैं, उसके जंगली संबंधी कहते हैं। तो ये था जंगली प्रारूप और जंगली संबंधी। उसके बाद में है विशिष्ट आनुवंशिक स्टॉक। विशिष्ट आनुवंशिक स्टॉक क्या है, किसी फसल प्रजाति में या किसी पादप किस्म में उसकी जीनी संरचना में परिवर्तन करके या उत्परिवर्तन द्वारा उसमें चेंजेस करके या संख्यात्मक गुणसूत्रीय विपतन द्वारा नई किस्म विकसित करना, या जो चेंजेस किए जाते हैं जीनी संरचना में, जो परिवर्तन किए जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, विशिष्ट आनुवंशिक स्टॉक। विशिष्ट आनुवंशिक स्टॉक क्या होता है कि किसी जो है पादप प्रजाति या किसी फसल प्रजाति में गुणसूत्रीय विपतन द्वारा या उत्परिवर्तन लाइनों द्वारा या जीनी संरचना में परिवर्तन द्वारा जो नई किस्में विकसित की जाती है, उसको क्या कहते हैं, विशिष्ट आनुवंशिक स्टॉक कहते हैं। ये थी अपनी जननद्रव्य के समूह में आने वाली विभिन्न लाइनें, जिसमें जैसे अपन ने देखी देसी किस्में जो किसी बिना किसी पादप प्रजनन की विधि के द्वारा तैयार की गई, स्वयं मानव के द्वारा तैयार की गई किस्में जो पारंपरिक रूप से वो उगाता रहा है। पुरानी अप्रचलित किस्में जो पादप प्रजनन की विधि द्वारा तैयार की गई थी लेकिन वर्तमान में नहीं उगाई जाती। खेती के उपयोग में आ रही किस्में जो पादप प्रजनन की विधि के द्वारा तैयार की गई किस्में और वर्तमान में उगाई जा रही है। प्रजनन लाइनें कौन सी होगी, यानी पादप प्रजनन की विभिन्न विधियों के द्वारा तैयार की गई विशिष्ट जो किस्में हैं वो क्या कहलाती है, प्रजनन लाइनें। जंगली प्रारूप क्या होते हैं, किसी फसल प्रजाति या किसी पादप किस्म को जिस जंगली प्रजाति से प्राप्त करने का विश्वास किया जाता है या जिस जंगली प्रजाति से उसकी उत्पत्ति हुई है उसे क्या कहते हैं अपन, जंगली प्रारूप। यानी कोई पादप प्रजाति है, उसको जिस जंगली पादप से हमने प्राप्त किया वो जंगली पादप उसका क्या है, जंगली प्रारूप है। और यदि हम उस जंगली प्रजाति से कोई फसल प्रजाति अगर प्राप्त करते हैं लेकिन उसको सीधे ही नहीं प्राप्त करते बल्कि पादप प्रजनन की विधि के द्वारा उसके मध्य में कई अन्य जो है पीढ़ियां भी हम उगाते हैं, तो जो मध्य में पाई जाने वाली जो विभिन्न पीढ़ियां वो क्या कहलाती है, उसके जंगली संबंधी कहलाते हैं। विशिष्ट आनुवंशिक स्टॉक यानी किसी पादप समूह या किसी फसल समूह में गुणसूत्रीय संख्यात्मक विपतन द्वारा या उत्परिवर्तन द्वारा या आनुवंशिक अभियांत्रिकी या अन्य किसी जीनी संरचना में परिवर्तन करके जो किस्में अपन विकसित करते हैं वो कहलाती है विशिष्ट आनुवंशिक स्टॉक। तो ये था अपना जननद्रव्य और जननद्रव्य का संग्रह, जननद्रव्य जर्म प्लाज्म। उसके बाद में बात आती है जो जननद्रव्य या जर्म प्लाज्म होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ हम देखते हैं जननद्रव्य का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ जर्म प्लाज्म। जननद्रव्य का जो वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो ग्रामीण के आधार पर और दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। ग्रामीण के आधार पर यानी कि जो है फसल प्रजाति है उसको कहाँ से, कौन सी जंगली प्रजाति से कैसे प्राप्त किया गया है, और उत्पत्ति के आधार पर यहाँ वो कहाँ पर उत्पन्न होता है। तो ग्रामीण के आधार पर जो जननद्रव्य है वो फिर दो प्रकार का होता है, कृषि जननद्रव्य और जंगली जननद्रव्य। ग्रामीण के आधार पर कृषि जननद्रव्य कौन सा होता है, यानी कृषि जो पादप प्रजातियां हैं जिनकी खेती की जा रही है, खेती करने योग्य जो पादप किस्में हैं या जो कृषि पादप प्रजातियां हैं उनका जो जननद्रव्य है वो क्या कहलाता है, कृषि जननद्रव्य। और जंगली जननद्रव्य जो जंगली पादप प्रजातियां हैं, जंगली जो प्रारूप है जंगली पादप प्रजातियों या जंगली किस्मों का जो जननद्रव्य है वो क्या कहलाएगा, जंगली जननद्रव्य। इसी प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर जननद्रव्य है वो भी दो प्रकार का होगा, देसी जननद्रव्य और विदेशी जननद्रव्य। जो पादप किस्में या फसल प्रजातियां अपने देश में उगाई जा रही है उनका जननद्रव्य क्या कहलाता है, देसी जननद्रव्य। और जो फसल प्रजातियां या पादप किस्में दूसरे देशों से ला करके उगाई जाती है, दूसरे देशों से लाई जाती है, वो क्या कहलाता है, विदेशी जननद्रव्य। तो ये था जननद्रव्य का वर्गीकरण।
अब नेक्स्ट अपना जो एक और छोटा सा टॉपिक है वो है जीन कोष, जीन पुल या जीन कोष। क्या होता है जीन कोष या जीन पुल? जीन कोष या जीन पुल अपन देखते हैं तो किसी पादप प्रजाति या किसी भी फसल प्रजाति, किसी भी पादप प्रजाति या फसल प्रजाति जिनमें कोई भी जो पादप प्रजातियां या फसली जो किस्में होती है जिनमें कि आपस में संकरण हो सकता है, या तो अपने आप आपस में संकरण होता है या जिनमें संकरण करवाया जा सकता है, उनकी जीनी संरचना या उनके जो युग्म विकल्पी है उनको कहा जाता है जीन कोष या जीन पुल। क्या है? जीन कोष। क्या होता है जीन कोष? पादप प्रजातियां, वे पादप प्रजातियां, पादप प्रजातियां जिनमें संकरण होता है या करवाया जा सकता है, या तो उनमें संकरण अपने आप होता है या उनमें संकरण करवाया जा सकता है। उनके जीन या युग्म विकल्पी, जीन या युग्म विकल्पियों को क्या कहते हैं अपन? जीन कोष। यानी ऐसी पादप प्रजातियां जिनमें कि या तो संकरण होता है या स्वयं हो जाता है या फिर करवाया जा सकता है, तो उनकी जीनी संरचना, उनके जीनों को या उनके युग्म विकल्पियों को हम क्या कहते हैं? जीन कोष। किनको कहेंगे? जिनमें संकरण होता है या फिर अपन करवा सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? जीन कोष कहलाता है। अब जो जीन कोष है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राथमिक जीन कोष, प्राथमिक जीन कोष। प्राथमिक जीन कोष किसे कहेंगे? प्राथमिक जीन कोष में वे पादप प्रजातियां आती है जिनमें संकरण आसानी से हो जाता है। ऐसी 2 पादप प्रजातियां जिनमें आसानी से संकरण हो सकता है और जिनसे उत्पन्न होने वाले जो संततियां होती है वो फर्टाइल होती है, यानी उर्वर होती है, तो वो कहलाता है प्राथमिक जीन कोष। मान लो कि 2 पादप है अपने पास में, P1 और P2, 2 अलग अलग पादप प्रजातियां हैं, 2 पादप किस्में मान लो या पादप प्रजातियां। इनमें क्या करा सकते हैं हम? इनमें क्रॉस करवा सकते हैं, संकरण करवा सकते हैं, और संकरण करवाने के बाद में अपने पास में मान लो कि ये P12 कोई अपने पास में पादप संतति प्राप्त होती है इनकी। P1 और P2 2 पादप प्रजातियां थी, इनमें संकरण करवाया और ये हमें संतति प्राप्त हुई, और यदि ये संतति कैसी हो? फर्टाइल हो, पूर्ण फर्टाइल यानी उर्वर हो, मतलब ये खुद जो है क्या कर सकती है? खुद बीज उत्पन्न कर सकती है, पूर्णतः कैसी हो? फर्टाइल हो, तो ये क्या कहलाता है? प्राथमिक जीन कोष कहलाता है। दूसरा होता है द्वितीयक जीन कोष या सेकेंडरी जीन पुल। सेकेंडरी जीन पुल या द्वितीयक जीन कोष क्या होगा? द्वितीयक जीन कोष, द्वितीयक जीन कोष क्या होगा? कोई भी ऐसी 2 पादप प्रजातियां जिनमें हम संकरण करवाते हैं, P1 और P2 कोई पादप प्रजातियां हैं, कोई 2 ऐसी पादप प्रजातियां जिनमें कि आसानी से संकरण नहीं होता है, और यदि संकरण हो भी जाता है तो उनसे प्राप्त जो संततियां होती है वो आंशिक फर्टाइल होती है, यानी कि उनमें से कुछ क्या होती है? फर्टाइल होती है, और कुछ कैसी होती है? स्टेराइल यानी कि बंध्य होती है। कैसी होगी? आंशिक फर्टाइल यानी कि आंशिक उर्वर होंगे, और कुछ क्या होंगे? बंधे भी होंगे, स्टेराइल भी होंगे कुछ। तो ऐसे जो पादप होंगे, पादप प्रजातियां, वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक जीन कोष कहलाते हैं। उसके बाद में आता है अपना तृतीयक जीन कोष। तृतीयक जीन कोष तृतीयक जीन कोष, तृतीयक जीन कोष उन पादप प्रजातियों को कहा जाता है, यदि अपन कोई 2 पादप प्रजातियां हैं उनमें संकरण कराए तो इनमें संकरण कराना कठिन होता है अत्यंत,
संकरण कराना अत्यंत कठिन होता है, और यदि संकरण हो भी जाए तो इनसे प्राप्त जो संततियां होंगी वो कैसी होंगी, स्टेराइल होगी, यानी बंदेव होगी, फर्टाइल नहीं होंगी। तो उसे हम क्या कहते हैं, तृतीयक जीन कोष। तो जीन कोष क्या था, वे पादप प्रजातियां जिनमें कि या तो संकरण होता है या करवाया जा सकता है, और उनसे जो उत्पन्न उनमें जो जीनी संरचना या जीन है या उनकी जो युग्म विकल्पी है उसको हम क्या कहते हैं, जीन कोष कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। जीन कोष जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक जीन कोष, यदि 2 पादप प्रजातियों में आसानी से संकरण हो जाता है और उनसे उत्पन्न जो संततियां है वो कैसी हो, फर्टाइल हो, उर्वर हो, तो वो प्राथमिक जीन कोष कहलाता है। द्वितीयक जीन कोष, यदि 2 पादप प्रजातियों में संकरण करवाया जाए और संकरण आसानी से ना हो और उनसे जो उत्पन्न संततियां हैं वो आंशिक उर्वर हो और कुछ जो है वो बंदे हो, तो वो क्या होता है, द्वितीयक जीन कोष। और तृतीयक जीन कोष क्या होगा, ऐसी पादप प्रजातियां जिनमें संकरण भी कठिन होता है और उनसे जो प्राप्त संततियां हैं वो बंदे होती है, स्टेराइल होती है, यानी फर्टाइल बिल्कुल नहीं होती, तो वो कहलाता है तृतीयक जीन कोष। तो आज की क्लास में यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में आगे का हम पढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।